आज देश उत्तर प्रदेश के हाथरस पर नजरें गड़ाए बैठा है, लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश के उन हाथरस की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर देश का दिल शर्मसार हो रहा है। इन 3 घटनाओं के बाद जनता और विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या ये वही रामराज है जिसकी दुहाई बीजेपी के तमाम नेता देते हैं। सबसे पहले बात नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर में गैंगरेप पीड़िता ने इसलिए जान दे दी क्योंकि पुलिस उसकी शिकायत पर गौर नहीं फरमा रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे थे, तभी नरसिंहपुर की एक बेटी पुलिस को अपनी आपबीती बता रही थी। दूसरी तस्वीर खरगोन की, जहां दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप ने पहले ही सरकार की किरकिरी कर दी थी। इन सब घटनाओं के साथ तस्वीर छतरपुर से भी सामने आई, जहां दरिंदों ने नाबालिग के साथ सरेआम छेड़छाड़ की और जब पिता ने घटना का विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने पिता की पिटाई कर दी। और इन वारदातों से शिवराज सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या यही रामराज है। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तीखा हमला किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेटी बचाओ का नारा देकर बीजेपी बेटियों को ही भूल गई। प्रजापति ने तबादलों पर सवाल उठाते हुए कि जब राजनीतिक मंशा से अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रवक्ता राहुल कोठारी की माने तो चुनाव की बेला में कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। बीजेपी जल्द ही खुलासा करेगी कि एनपी प्रजापति ने ट्रांसफर के लिए कमलनाथ को कितनी नोटशीट लिखी थी। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, नारे तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए, इसकी आज तक आपने 15 साल में कोई नीति नहीं बनाई कि इनकी रक्षा कैसे की जाए। आज तक मैंने नहीं देखा कि महिला पुलिस ने किसी गैंग रेपिस्ट को पकड़ा हो। महिला थाने हैं, महिला पुलिस हैं, महिलाओं के माध्यम से बेटियों की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कोई नीति बनाएंगे? जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में, विशेषकर पुलिस महकमे में राजनीतिक ज्यादा बढ़ जाता है, अधिकारियों को लगने लगता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा और पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं और ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं, घटनाएं, व्यभिचार, दुराचार होना चालू हो जाती है। कि निश्चित रूप से एनपी प्रजापति जी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। उन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि इसी वर्दी की दम पर जो है देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा होती है और लॉ एंड ऑर्डर का कायम किया जाता है। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है कि दूसरों पर छीटाकशी करो और उपचुनाव के पहले एक ऐसा माहौल प्रदेश में तैयार कर दो ताकि जनता की जो है आंखों में धूल झोंकी जा सके, लेकिन जिसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी असली सही तथ्यों को जनता के सामने लेकर आएगी। प्रदेश भर में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। खरगोन, जबलपुर, सतना और नरसिंहपुर की बेटियों के बाद अब छतरपुर में भी एक नाबालिग के साथ शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। हरपालपुर इलाके के गुड़गांव में 2 युवकों ने एक नाबालिग के साथ सरेआम छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जब नाबालिग के पिता ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। खेत पर ही थे, उसने आवाज लगाई, उसके माता पिता भी आ गए मौके पर और उन्होंने उक्त व्यक्ति से कहा कि ये घटना क्यों करी, इस तरह की हरकत क्यों करी। तो जब ऐसे विरोध किया, उनके द्वारा विरोध किया गया तो जो संबंधित दूसरा व्यक्ति है, फूलचंद यादव करके एक व्यक्ति था, तो उसने पीड़िता के पिता के साथ डंडे से मारपीट करी और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए मौके से। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। इस बार घटना दमोह के गैसाबाद में घटी है, जहां नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दौरान उसका वीडियो बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, नाबालिग के अश्लील वीडियो को आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
हालांकि दोनों आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। फरियादियों के द्वारा एक कंप्लेन की गई कि 22 तारीख को उसके साथ गलत काम किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना गैसाबाद में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध की विवेचना की जा रही है और प्रत्येक बिंदु पे जांच की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खरगोन के मारूगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस के हाथ अब तक एक बाइक के अलावा और कुछ नहीं लगा है। तो वहीं डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में डायल 100 के आरक्षक बलवीर यादव को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के भाई ने घटना वाली रात फोन पर सूचना देकर मदद मांगी थी, लेकिन डायल 100 मौके पर 1.5 घंटे बाद पहुंची, जिसके चलते आरोपी मौके से पैदल फरार होने में कामयाब रहे। इस बीच देर शाम इंदौर आईजी योगेश देशमुख घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के सिलसिलेवार अपडेट्स दी। आईजी पीड़ित परिवार के भी घर पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाकर 30-30 हजार रुपए कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। नरसिंहपुर में गैंगरेप पीड़ित की खुदकुशी मामले में चिचली थाना प्रभारी अनिल सिंह को निलंबित किया गया है। एफआईआर दर्ज कर थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अजय सिंह ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार वालों से बात की, उनकी शिकायत सुनी, जिसके बाद थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई है। इससे पहले चौकी प्रभारी पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया था और चौकी प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। सीएम ने एडिशनल एसपी और गाडरवाड़ा एसडीओपी को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही एसपी से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें आपको कि 28 सितंबर को आदिवासी महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसकी शिकायत लेकर महिला परिवार के साथ गोटीटोरिया पुलिस चौकी गई, जहां आवेदन लेकर दूसरे दिन मेडिकल कराने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। दूसरे दिन भी पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद 30 सितंबर को पीड़ित महिला अपने पति और जेठ के साथ चिचली थाने पहुंची। अब आरोप यह है कि थाने में महिला की फरियाद सुनने की बजाय पति और जेठ को ही लॉकअप में बंद कर दिया गया। गैंगरेप पीड़ित से गाली गलौज की गई, साथ ही महिला के परिजनों को छोड़ने के लिए पैसे भी मांगे गए। इस पूरी घटना से आहत गैंगरेप पीड़ित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद खुद को बचाने के लिए पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज की, जिसमें गैंगरेप के 3 आरोपी और खुदकुशी के लिए उकसाने के 2 आरोपी बनाए गए थे और सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शिकायत के आधार पर धारा 306, 376 डी का मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पाई गई थी, चौकी प्रभारी गोटीटोरिया और थाना प्रभारी इंचार्ज चिचली, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उन लोगों के खिलाफ धारा 166 से आईपीसी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। एनसीआरबी के रेप के आंकड़ों पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के कार्यकाल में रेप की ज्यादा घटनाएं होने का आरोप लगा रही है। बीजेपी उपचुनाव में एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े लेकर जाएगी, जिसके मुताबिक 2019 में दलित बच्चियों से रेप के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था। बीजेपी ने कहा कि 2019 में दलित बच्चियों से 214 रेप की घटनाएं हुई। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ सरकार में क्राइम कम हुआ। आज एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। इन तथ्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस का सच सामने रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरीके से आईफा अवार्ड और ठुमके लगाने में व्यस्त थे और अपराध जो है दूसरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। 15 साल जिनके राज में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर बन रहा, बच्चियों पर अत्याचार में नंबर बन रहा, वो 2019 के आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? 54% डिप है बलात्कार में। 5000 जो है 257 के करीब बलात्कार 17 में हुए थे। 5400 से ऊपर से बलात्कार जो है 2018 में हुए थे। 19% टोटल अपराधों में डिप हुआ है कमलनाथ जी की सरकार में। और इसी मुद्दे पर आज हम सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे, विपक्ष का भी पक्ष सुनेंगे। जरूर देखिए आज रात 8 बजे खास कार्यक्रम आपकी आवाज।
सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के झूठे वादों से डिफॉल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, फसल बीमे से नुकसान का भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, बेटियों का कन्यादान करूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। सीएम के ट्वीट के बाद कमलनाथ ने लगातार 5 ट्वीट कर हमला बोला। कहा जनता ने कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला लिया था, लेकिन आपको जनता का निर्णय कहां शिरोधार्य था। सौदेबाजी, लोकतंत्र की हत्या कर सरकार गिरा दी और इसके अलावा कई आरोप कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए लगाए हैं। कोरोना काल में राजनीतिक आयोजनों में जुटने वाली भीड़ पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच गंभीर नजर आ रहा है। न्याय मित्रों की रिपोर्ट पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ग्वालियर चंबल के 5 जिलों के कलेक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा, लेकिन कलेक्टर्स के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के लचर रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सियासी दबाव के चलते जिला प्रशासन राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ नहीं रोक पा रहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने में प्रशासन अब तक पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। कोर्ट ने सख्त लहजे में जिला प्रशासन को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी शख्स राजनीतिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ देखकर फोटो के साथ एफआईआर दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा है, डायरेक्शन दिया कि हर व्यक्ति जिसको भी लगता है कि 100 व्यक्ति से ज़्यादा की संख्या है, वो फोटो खींच के एफआईआर करा सकता है। यदि जिला प्रशासन एफआईआर नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। कोर्ट ने ये बात मानी है कि जिला प्रशासन इस प्रकार के आयोजनों को रोकने में असफल रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस ने एक बार फिर से सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंधिया पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि महाराज ने माहौरकर के बाड़े पर अवैध कब्जा करके अधिकांश हिस्सा बेच दिया और जो हिस्सा बना है उस पर निर्माण कर अवैध वसूली की जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक जमीन की कीमत 360 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने कई खुलासे करते हुए सरकार से मांग की है कि वो सिंधिया समेत सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले भी कांग्रेस सिंधिया पर भूमाफिया होने का आरोप लगा चुकी है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो यही आरोप बीजेपी के प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया लगाते थे, लेकिन अब जब सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हो गई है तभी से पूरी बीजेपी इस मुद्दे पर अब मौन रहती है। बीजेपी नेताओं की नजर में भी महाराज श्रीमंत हो गए हैं और कांग्रेस अब उन्हें श्री अंत कहती है। 360 करोड़ रुपए के हुए इस भूमि घोटाले का सीधा संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13D1 से जुड़ा होकर धारा 467, 468, 471 और 420 से जुड़ा हुआ है। ईओडब्ल्यू में जो प्रकरण 10 साल पुराने थे सिंधिया जी के विरुद्ध और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ लेने के तत्काल बाद पहले आदेश के रूप में उन प्रकरणों को ईओडब्ल्यू से खत्म किया था। हम शिवराज सिंह जी चौहान को भी इस आपराधिक कृत्य में शामिल होने का मुलजिम बनाएंगे। 360 करोड़ रुपए के हुए इस भूमि घोटाले का सीधा संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13D1 से जुड़ा होकर धारा 467, 468, 471 और 420 से जुड़ा हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है कि यदि वे उनकी विचारधारा पाक साफ है तो इन ट्रस्टियों के विरुद्ध जो सरकार के दस्तावेजों में अपराधी घोषित हैं उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करें। यदि वो नहीं करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में इन भूमि घोटाले को लेकर जाएंगे। सिंधिया पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास सबूत हैं तो सरकार से विधिवत शिकायत करे और चाहे तो कोर्ट भी जा सकते हैं। बीजेपी ने कहा कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब इन जमीनों की याद क्यों नहीं आई। सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। कुल मिला के किसी की छवि धूमिल करना ये कांग्रेस की बहुत पुरानी मानसिकता है, उसी के तहत वो काम कर रही है। कांग्रेस पर अगर कोई भी दस्तावेज वो कोर्ट में जाए, वहाँ उपलब्ध कराए, कोर्ट से निर्णय कराए, सरकार को उपलब्ध कराए।
सिर्फ गाल बजाने का काम कांग्रेस को बंद करना चाहिए। और ये पब्लिक है, सब जानती है, सिंधिया जी, ग्वालियर, इन सब के क्या संबंध है आपस में, सबको पहले से पता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की जंग। इससे पहले कांग्रेस लगातार दावे और वादे कर रही है। एमपी कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के बीच सोशल मीडिया पर नया पोस्टर अब जारी कर दिया है, जिसमें 30 दिन बाद दोबारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इस पोस्टर में कमलनाथ के अलावा किसी दूसरे नेता को जगह नहीं दी गई। इससे पहले कांग्रेस ने वचन पत्र में तमाम वादे किए। कांग्रेस को भरोसा है कि इन वचन पर वोटर भरोसा करेगा, जिसके बाद वो वापस सत्ता में आएगी। वहीं 30 दिन में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने निशाना साधा है। सखलेचा ने कहा कि दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। तो वहीं कांग्रेस के दावे पर चुटकी लेते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है। दिन में सपना देखना एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। वो एक अच्छे उद्योगपति हैं, थे और रहेंगे। वो जन नेता बनने का उनका मौका जो उनको तकदीर से मिला था, या उनने अपनी जो झूठे आश्वासन वादे देके प्राप्त किया, वो प्रकृति ने उनसे वापस छीन लिया। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो सपनों में जीना चाहते हैं तो जिएं। इसके लिए उनको अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करना होगा। और वो 15 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता को आज भी डरा रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी ये मान रहे हैं शिवराज जी की नेतृत्व वाली ये सरकार और भी अधिक ताकत के साथ में 40 दिनों के बाद फिर से आने वाली है। वहीं भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में ब्यौरा से पहुंचे बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और नारायण सिंह पवार की जगह नए चेहरे को टिकट देने की मांग की है। 2018 चुनाव में नारायण सिंह पवार कांग्रेस प्रत्याशी से बेहद कम वोट से हारे थे और असली संभावना व्यक्त की जा रही है कि नारायण सिंह पवार को ही उपचुनाव में टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि ब्यौरा सीट कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के निधन के बाद खाली हुई थी। पहले जो टिकट दिया था नारायण सिंह पवार साहब को, वो चुनाव हार चुके थे। इसलिए नया चेहरा मांग रहा है कि नया चेहरा रहेगा, काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीतेगी। इसलिए नया चेहरा काम नहीं किया था इन्होंने। नहीं, काम किया, बहुत काम किया उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा सर। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अब नया चेहरा मांग रहे हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो गया। नए चेहरा की मांग है। ब्यावरा की पब्लिक, युवा, जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। उनको टिकट मिला था, अभी वो हार चुके हैं और अभी उनका सुनने में आ रहा है टिकट वगैरह, मीडिया वगैरह पे नाम सुना है, इसलिए हमने नए चेहरा की मांग की। वैसे भी नुकसान नहीं है हमारा क्षेत्र का, तो वैसे भी नुकसान है। वो अगर वो किसी कार्यकर्ता को पब्लिक के साथ उनकी वो ठीक नहीं है, विचारधारा है उनकी। जो भी जाते बदतमीजी से बात करते, वो गाड़ी के कांच लगा के निकल जाते, कांच भी नहीं खोलते जनता के लिए। गाड़ी में कांच लगा के निकल जाते, कांच भी नहीं खोलते जनता के लिए। राम राम तो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है और राजगढ़ भोपाल से अब बहुत दूर नहीं है। पूरे कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नाम से कार्यालय को गुंजायमान किया। आपने स्वयं ने सुना है और हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी इनकी बात है कार्यालय तक जाएगी, पार्टी अध्यक्ष तक जाएगी। लेकिन जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी का होता है उसको सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करके केवल कमल के फूल के लिए काम करता है। रीवा के लक्ष्मणपुर गांव में रहने वाले बीएसएफ के जवान की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई। पूरे मामले पर जवान चक्रपाणी तिवारी के परिजनों ने सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जाहिर की है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि कोरोना संक्रमित बताकर उन्हें मृतक की डेड बॉडी तक नहीं दी गई। परिजनों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात चक्रपाणी की बीते दिनों एक अफसर से झड़प हो गई थी। परिजनों ने चक्रपाणी का एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें वो अपने साथी को फोन पर घटना की जानकारी दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 29 सितंबर को उन्हें सेक्टर से सूचना दी गई कि चक्रपाणी तिवारी को गोली लगी है। बाद में जानकारी दी गई कि चक्रपाणी तिवारी की मौत हो गई और उन्होंने आत्महत्या की है। इसके साथियों ने बताया क्या कि चक्रपाणी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। ऐसे में उन्हें चक्रपाणी की डेड बॉडी नहीं
सौंपी जा सकती, जिसके बाद अब परिजनों ने बीएसएफ कमांडेंट के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने चक्रपाणी तिवारी की हत्या की है और बहकाने के लिए कोरोना संक्रमण बताकर डेड बॉडी नहीं दी जा रही। क्या हुआ कि अजीवन साहब मेरे बोले वो डाक साइन कर रहे थे तो बोले तिवारी साहब बैठिए, मैं बॉर्डर वालों की बहुत इज्जत करता हूँ। अजीवन साहब बोले, तब मैं बोला कि सर आप जरूर बहुत इज्जत करते हैं लेकिन तब नहीं करते। इस बात पर क्वार्टर मास्टर को मृत्यु लग गई। उसने बोला क्या बकवास करते हो? मैं बोला ये बकवास है। तो बोला बॉर्डर में जाके तो सोते हैं। मैं बोला साहब सुन लो, 20 दिन जवान बॉर्डर पर सो जाएगा, उस दिन तारबंदी कट जाएगी, उड़ जाएगी, लोगों की मुंडी कट जाएगी। वो बोला मैं किसको बताता हूँ, सीएम बताता हूँ, पीआईसी बताता हूँ, फलाने को बताता हूँ, भिखड़े को बताता हूँ। मैं बोला बता दे जिसको बताना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आईजी को बताऊँ ये बात। सेना के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा था कि अभी पीएम करा रहे हैं, पीएम कराने के बाद हम इंडिगो फ्लाइट से भेज रहे हैं, लेकिन ना तो सेना के से भेजा गया ना कुछ किया गया। इसके बाद 4 बजे ये बता दिया गया कि कोरोना ये पॉजिटिव है। जब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्शन किए कि हमारी लहाज भेजा जाए, हम लोगों को लहाज दिया जाए, तो वो बोले कि अभी कोरोना पॉजिटिव है, आप लोग यहाँ आ जाइए, परिजन लोग लहाज हम नहीं दे सकते हैं। और इसी के